हेलो मित्रों, नमस्कार। संस्कार एकेडमी पिपला के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार। तो देखिए मित्रों, जैसे कि हम साइंस पढ़ रहे थे, साइंस के अंदर हमने पाचन तंत्र कंप्लीट कर लिया है और आगे हम उसका अगला तंत्र जो पढ़ रहे हैं वो है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र हमने प्रारंभ किया था। हमने श्वसन बताया था कि श्वसन कहते हैं, श्वसन बताया था कि ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन के कारण हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है और एटीपी जो है ऊर्जा बनती है। इसके अलावा था कि ऊर्जा की जो इकाई थी वो क्या थी, एटीपी थी। इसके बाद हमने मानव तंत्र के अंगों के बारे में पढ़ा और उनके अंदर सबसे नासिका थी और इसके बाद हमने ग्रसनी पढ़ ली थी। मैंने बताया था कि नासिका के अंदर दो जोड़ी छिद्र होते हैं जिन्हें नासा छिद्र। नासा के अंदर हमारे बाल पाए जाते हैं। बाल क्या करते हैं, जीवाणुओं को रोकने का कार्य, जीवाणु और धूल के कणों को वायु के अंदर जाने से रोकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था ग्रसनी। ग्रसनी के अंदर ऊपरी सिरे पर एक एपिग्लोटिस नाम का ढक्कन पाया जाता है। उसका काम क्या है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य होता है। तो मित्रों, आगे चल के हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमने नासिका पढ़ी, नासिका के बाद हमने ग्रसनी पढ़ी। ग्रसनी के बाद हम तीसरा मानव श्वसन तंत्र का अंग पढ़ रहे हैं, वो है कंठ। कंठ जिसे हम क्या बोलते हैं, लैरिंक्स बोलते हैं। अब कंठ या लैरिंक्स क्या काम आता है, जैसे कि मित्रों हम जानते हैं कोई भी ध्वनि हम बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, हमारे कंठ से हो रहा है। और कंठ से किस कारण से हो रहा है कि जब फेफड़ों से हमारे वायु बाहर आती है, जब हम बोलते हैं तो फेफड़ों के अंदर से हमारी वायु बाहर आती है तो हमारे कंठ से टकराती है और कंठ के अंदर पाए जाते हैं वाक तंतु। जब वह वायु हमारे फेफड़ों से निकलने वाली वायु जब हमारे उन स्वर तंत्रों से टकराती है तो जिस कारण ध्वनि का निर्माण होता है। तो ध्वनि का निर्माण किस कारण से हो रहा है कि जब हमारे स्वर तंतुओं से जब वायु टकराती है तो ध्वनि का निर्माण होता है। तो देखो कंठ के बारे में पढ़ते हैं। कंठ यह क्या है, एक ध्वनि उत्पादक यंत्र है। यानी कि जब हम कोई भी पक्षी हो, मानव हो, तो उनकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, उनके कंठ से निकलती है। तो ध्वनि उत्पादक यंत्र क्या कहलाता है, कंठ कहलाता है। आगे देखते हैं, कंठ में दो जोड़ी वाक तंतु पाए जाते हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं हारमोनियम होता है, हारमोनियम भी ध्वनि उत्पादक यंत्र करता है, लेकिन उसके अंतर्गत भी तार पाते हैं। ऐसे ही हमारे मानव शरीर के अंदर भी कंठ के अंदर वाक तंतु पाए जाते हैं और ये वाक तंतु दो प्रकार के, वाक तंतु दो प्रकार के, दो जोड़ी वाक तंतु में। पहले एक जोड़ी जो होते हैं वो होते हैं सत्य तंतु, मतलब सत्य बोलने वाले। अब हम लोग कभी झूठ बोलते हैं, कभी सच बोलते हैं। इनका निर्धारण भी कहाँ से होता है, हमारे कंठ के अंदर पाए जाने वाले वाक तंतुओं से होता है। अगर हम सच बोलेंगे तो अलग वाक तंतु काम करते हैं और अगर हम मिथ्या यानी झूठ बोलेंगे तो हमारे अलग वाक तंतु होते हैं। तो देखिए दो जोड़ी वाक तंतु होते हैं। पहला होता है एक जोड़ी जो होते हैं सत्य वाक तंतु और दूसरे जोड़ी होते हैं मिथ्या यानी कि झूठ वाले वाक तंतु। वाक तंतु कहाँ पाए जाते हैं, हमारे कंठ के अंतर्गत पाए जाते हैं और इन वाक तंतुओं से जब वायु टकराती है तो ध्वनि का निर्माण होता है। आगे चल के बात करते हैं कि अगर मिथ्या वाक तंतु ना हो, अगर हमारे कंठ से मिथ्या वाक तंतुओं को हटा दिया जाए तो भी हमारी ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब हम सत्य ही सत्य बोलेंगे। तो देखो मिथ्या वाक तंतुओं को हटा दिया जाए, मिथ्या वाक तंतुओं को हटा देने पर मानव की ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि तब मानव झूठ नहीं बोल पाएगा। बस इतना होता है। आगे चल के बात करते हैं जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है महिला और पुरुष की ध्वनि में, वह इन वाक तंतुओं के आधार पर ही होता है। क्यों, कैसे है वो देखिए। आपने पढ़ा होगा कि महिलाओं के वाक तंतु छोटे होते हैं, महिलाओं के वाक तंतु छोटे होते हैं, इसलिए उच्च तारत्व वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। हम देखते हैं कि महिलाओं की ध्वनि की जो आवाज़ होती है वह पुरुषों की ध्वनि की आवाज़ में थोड़ी पैनी होती है, यानी अधिक पैनी होती है, यानी उनका तारत्व कैसा होता है, उच्च होता है।
उच्च तारत्य होने का कारण क्या है? उनके वाक् तंतु यानी महिलाओं के वाक् तंतु छोटे होते हैं। जब उनसे ध्वनि टकराती है, जब ध्वनि के लिए वायु वो क्षेत्रफल कम मिलेगा तो जिससे उच्च तारत्य वाली ध्वनि उत्पन्न होगी। तो महिलाओं की ध्वनि का उच्च तारत्य होने का कारण क्या है? उनके छोटे वाक् तंतु होते हैं। अब छोटे वाक् तंतु होते हैं, ऐसे और कौन कौन सी चीज़ें हैं? हमने देखा होगा मच्छर जो होता है, मच्छर जब भिन बनाता है हमारे रात में कान के पास आके, तो उसकी ध्वनि बहुत तीव्र होती है। तीव्र चढ़ाने को उसका तारत्य कैसा होता है? उच्च होता है। इसके अलावा कोयल की ध्वनि का तारत्य भी कैसा होता है? उच्च होता है। आगे बात करते हैं पुरुषों के वाक् तंतु बड़े होते हैं। पुरुषों के वाक् तंतु कैसे होते हैं? बड़े, जिस कारण निम्न तारत्य वाली इसके अलावा पुरुषों के वाक् तंतु पर एक एडल एप्पल नाम की संरचना पाई जाती है जो कि पुरुषों में निम्न तारत्य वाली ध्वनि का उत्पन्न करता है। तो पुरुषों में निम्न तारत्य वाली ध्वनि का उत्पन्न होने का कारण क्या है? एक तो उनका कारण है उनके वाक् तंतु बड़े होते हैं बजाय महिलाओं के, यानी महिलाओं के वाक् तंतु छोटे होते हैं जिस कारण उच्च तारत्य की ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि पुरुषों के वाक् तंतु बड़े होते हैं। इसके अलावा उनके पुरुषों के वाक् तंतुओं पर एक एडल एप्पल नामक संरचना पाई जाती है जिसके कारण निम्न तारत्य वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। और कौन कौन से होते हैं जिनके निम्न तारत्य वाली ध्वनि उत्पन्न होती है? जैसे कि शेर की चिंगड़ाहट होती है, उसका तारत्य कैसा होता है? निम्न होता है। इसके अलावा कोए का तारत्य भी कैसा होता है? निम्न होता है। इसके अलावा पुरुषों का तारत्य भी कैसा होता है? निम्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि की जो बारीकता है, ध्वनि की बारीकता वह तारत्य के समानुपाती होती है। वह तारत्य के कैसे होती है? समानुपाती होती है। अगर तारत्य ज़्यादा है तो बारीकता भी अधिक होगी, और अगर तारत्य कम है तो बारीकता भी अधिक होगी। इसीलिए तो कहते हैं पुरुषों की आवाज़ थोड़ी भारी होती है जबकि महिलाओं की आवाज़ थोड़ी पतली होती है। इसका कारण क्या है? उनमें पाए जाने वाले वाक् तंतुओं के आधार पर होती है। तो ये हो गया हमारा कंठ। इसके अलावा देखो बात करते हैं जो पक्षी होते हैं उनके ध्वनि उत्पादक यंत्र को क्या कहते हैं? सिरिंग्स कहते हैं। जबकि पुरुषों में जब मानवों में ध्वनि उत्पादक यंत्र क्या कहलाता है? कंठ होता है। जबकि पक्षियों में ध्वनि उत्पन्न होती है वह कहाँ से निकलती है? सिरिंग्स से कहलाते हैं। आगे बात करते हैं कि जब वायु हमारे कंठ के वाक् तंतुओं से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। केवल ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम वाणी नहीं कह सकते, पर जब हम बोलते हैं तो वो क्या कहलाती है? वाणी कहलाती है। अब इस वाणी कैसे बनती है? ये वाणी को कौन बनाता है? उस वाणी को बनाती हमारी जीभ। कि जब ध्वनि को वाणी में कौन बदलता है? जब ध्वनि उत्पन्न होती है हमारे कंठ से, और जब ये ध्वनि हमारी जीभ से टकराती है तो वह वाणी में बदल जाती है। और इसीलिए तो कहते हैं कि जीभ हमारे बोलने में, भोजन करने में बहुत सहायता करती है। और जब जीभ से टकराते हैं हमारी ध्वनि तो उत्पन्न होती है वाणी। और जीभ का नियंत्रण होता है हमारे मस्तिष्क के कौन से भाग से? प्रमस्तिष्क। और प्रमस्तिष्क में भी कौन सा? वाणी केंद्र। सबसे पहले तो प्रमस्तिष्क के अंदर भी वाणी केंद्रों से होता है। इसलिए तो कहते हैं कि मानव को सोच समझकर बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मानव जब बोलता है तो कभी कड़वे वचन, कभी मीठे वचन, इनका कारण भी क्या होता है कि मानव सोच समझकर बोलता है, अपने माइंड से सोचकर बोलता है। और सोचने की क्षमता कहाँ होती है? हमारे मस्तिष्क में। और मस्तिष्क के कौन से भाग में? प्रमस्तिष्क भाग में होती है। तो हमारी जीभ पर नियंत्रण किसका होता है? प्रमस्तिष्क का होता है। प्रमस्तिष्क में भी वाणी केंद्रों पर होता है। आगे बात करते हैं, जन्म से गूंगे व्यक्तियों में वाणी केंद्र विकसित नहीं होते हैं। जो व्यक्ति जन्म से ही गूंगे होते हैं उनके मस्तिष्क के अंदर पाए जाने वाले वाणी केंद्र विकसित नहीं होते। इस कारण वे बोल नहीं पाते। कोशिश तो करते हैं लेकिन उनके अंदर
प्रमस्तिष्क के अंदर वाणी केंद्र उपस्थित नहीं होते, जिस कारण वो बोल नहीं पाते। तो मित्रों ये पढ़ी हमने हमारा कंठ। कंठ मुख्यतः क्या है? ध्वनि उत्पादक यंत्र है। कंठ में दो जोड़ी वाक् तंतु होते हैं, एक होता है हमारा सत्य वाक् तंतु, दूसरे होते हैं मिथ्या वाक् तंतु। और मिथ्या वाक् तंतुओं को हटाने पर ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा मैंने बताया था महिलाओं के वाक् तंतु छोटे होते हैं, जिस कारण उनका तारत्व कैसा होता है? उच्च होता है, जबकि पुरुषों के वाक् तंतु चौड़े और बड़े होते हैं, जिस कारण उनकी ध्वनि उनका तारत्व कैसा होता है? निम्न होता है। इसके अलावा बात करते हैं पुरुष पक्षियों के वाक् तंतु क्या कहलाते हैं? सिरिंग्स कहलाते हैं, या पुरुष पक्षियों के ध्वनि उत्पादक के अंदर क्या कहलाते हैं? सिरिंग्स कहलाते हैं। और ध्वनि को वाणी में जीव के द्वारा बदला जाता है। अब मित्रों बात करते हैं अगला जो हमारा अंग है वह है श्वास नली या ट्रैकिया। वायु हमारी कंठ से कहाँ जाती है? हमारे श्वास नली में प्रवेश करती है। जब वायु श्वास नली में प्रवेश करती है तो मुख्यतः यहीं से हमारा श्वास वायु हमारे अंदर अंदर फेफड़ों में अंदर धीरे धीरे जा रही है। तो सबसे पहले वायु कहाँ पे गई थी? नासा। नासा के बाद कहाँ पे आई? हमारी ग्रसनी में आई। ग्रसनी के बाद कहाँ पे आई? कंठ पे आई। कंठ के बाद वायु कहाँ पहुँचती है? हमारी श्वास नली में पहुँचती है। श्वास नली जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम ट्रैकिया। तो देखिए बात करते हैं मानव की श्वास नली। मानव की श्वास नली हाइलिन उपास्थि से निर्मित होती है। एक उपास्थि होती है जिसका नाम होता है हाइलिन। हाइलिन उपास्थि से हमारी ये श्वास नली का निर्माण होता है। तो मानव की श्वास नली का निर्माण किससे होता है? हाइलिन उपास्थि से, जिसकी लंबाई होती है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर। मानव की जो श्वास नली होती है उसकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। अब जैसे कि मित्रों बात करते हैं कि मानव की श्वास नली जो होती है, हमारी यहाँ पे जो श्वास नली है ये कभी पिचकती नहीं है। ये पिचकती इसलिए नहीं है कि अगर ये पिचक जाएगी, कोई अगर इसको दबाएगा तो पिचक जाएगी। पिचकने से क्या होगा? हम सांस नहीं ले पाएंगे। सांस नहीं ले पाएंगे तो जिसके अगर ज़्यादा देर तक किसी ने इसको दबा के रखा तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो देखिए मित्रों, इसको पिचकने से रोकने के लिए क्या कार्य होता है? पहली बात तो ये कोमल होती है और लचीली होती है। कोमल के अलावा कैसी होती है? लचीली होती है। अब बात करते हैं श्वास नली को पिचकने से रोकने हेतु कि ये श्वास नली हमारी ना पिचके। इसे रोकने के लिए क्या होता है? हाइलिन उपास्थि जो होती है उससे सी आकार के लगभग 16 से 20 छल्ले, लगभग 16 से 20 छल्ले पाए जाते हैं। इस प्रकार से बनती है हमारी श्वास नली। देखो इस प्रकार से हमारी श्वास नली बनती है सी आकार के छल्लों से। और ये किससे बनते हैं सी आकार के छल्ले? हाइलिन उपास्थि से बनते हैं। इस हाइलिन उपास्थि के छल्लों का काम क्या है? ये इसको थोड़े मजबूती प्रदान करते हैं जिससे कोई इसको दबाने पर आसानी से ये ना पिचके। आगे बात करते हैं कि यह श्वास नली आगे चलती है तो अपनी अपनी तरफ के हमारे दो फेफड़े होते हैं, दो लंग्स होते हैं, एक दायां फेफड़ा एक बायां फेफड़ा, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। तो ये श्वास नली आगे चल के दो भागों में बढ़ती है। तो देखिए मित्रों ऐसी हमारी होती है, मान के चलो ये हमारी श्वास नली है, ये हमारी श्वास नली है। तो ये आगे चल के दो भागों में बढ़ती है। दो भागों में यानी कि एक तरफ दाईं ओर के फेफड़े में और दूसरी तरफ हमारे बाईं ओर के अलग अलग फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो देखिए श्वास नली आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक श्वसनी। अब ये जो बटी है दो भागों में इन्हें बोलते हैं हम प्राथमिक श्वसनी। तो श्वास नली का पहला विभाजन क्या कहलाता है? प्राथमिक श्वसनी। यानी जब हमारी श्वास नली आगे चल के अपनी अपनी साइड के फेफड़ों में प्रवेश करती है तो उन्हें हम दो भाग जो होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राथमिक श्वसनी। यानी हमारी श्वास नली का जो पहला विभाजन है वह कहलाता है प्राथमिक श्वसनी। और ये अलग अलग साइड के फेफड़ों में अलग अलग रूप से प्रवेश कर जाती है। आगे बात करते हैं कि प्राथमिक श्वसनी आगे चलकर, जब ये प्राथमिक श्वसनी आगे चलती है फिर आगे ये छोटी छोटी नलिकाओं में और विभाजित होती है। तो इस तरह से श्वसनी का 3 बार विभाजन होता है। पहले होती है प्राथमिक श्वसनी, फिर द्वितीयक श्वसनी, फिर तृतीयक श्वसनी। आगे चल के छोटी छोटी नलियों में विभाजित हो जाती है जिन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकियोल या श्वासिकाएँ बोलते हैं। ये श्वसनिकाएँ आगे चल के बन जाती हैं श्वासिकाएँ। तो प्राथमिक श्वसनी आगे अनेक सूक्ष्म नलिकाओं में बढ़ जाती है जिन्हें संयुक्त रूप से ब्रोंकियोल या श्वासिकाएँ कहते हैं।
तो देखिए आगे चल के ये ब्रोंकियोल, वायु कूपिका, इसकी बात करेंगे अभी। वायु कूपिका क्या होती है? वायु कूपिका की बात करेंगे आगे। मानव के श्वसन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है वो वायु कूपिका होती है। तो लास्ट में फेफड़ों में ये छोटी छोटी नलिकाएं वायु कूपिका, उस नली का अंतिम सिरा क्या होती है? कूपिका होती है। तो उस कूपिका में जाके प्रवेश कर जाती है, यानी जैसे वायु कूपिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। तो मित्रों ये हमारी श्वास नली, श्वास नली में किससे बनती है? हाइलन उपास्थि से बनती है। लंबाई कितनी? 10 से 12 सेंटीमीटर और लचीली होती है, कोमल होती है। इसके अलावा इसमें सी आकार के हाइलन उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं जो इसको पिचकने से रोकते हैं। ये श्वास नली आगे चल के 2 भागों में बढ़ती है, अलग अलग तरफ के फेफड़ों में या लंग्स में प्रवेश करती है। तो जिन्हें पहला विभाजन होता है उसे हम बोलते हैं प्राथमिक श्वसनी। इसके अलावा ये आगे चल के और छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती है और उस नलिकाओं का अंतिम सिरा होता है वायु कूपिका। वायु कूपिकाओं में ही इस हवा का क्या होता है? ग्रहण किया जाता है और इसमें जब छोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकलती है। तो परिवहन अंत में जाके कहाँ हो रहा है? हमारी वायु कूपिका में हो रहा है। आगे हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो मित्रों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे जैसे कि बात करते हैं, जब श्वास नली का विभाजन होता है तो वो 2 भागों में बढ़ जाती है और अपनी अपनी साइड के फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। तो आगे जो अगला श्वसन तंत्र का जो अंग पढ़ेंगे उसका नाम है फेफड़े, यानी जिसे लंग्स बोलते हैं। तो देखिए लंग्स क्या होते हैं। पहली बात तो ये है कि मानव के श्वसन तंत्र का मुख्य अंग होता है हमारा लंग्स या फेफड़ा। जैसे पाचन तंत्र का मुख्य अंग आमाशय था, उसी तरह मानव के श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या है? फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। तो देखिए बात करते हैं, मानव में 1 जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। 1 जोड़ी का मतलब 2 फेफड़े होते हैं, एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। आगे बात करते हैं, मानव के फेफड़े 24 पसलियों से घिरे रहते हैं। ये हमारे फेफड़े होते हैं और इनके ऊपर क्या पाई जाती हैं? पसलियाँ पाई जाती हैं। 24 पसलियाँ होती हैं, 12 एक साइड में, 12 एक साइड में। इन पसलियों का काम क्या है? फेफड़ों को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि फेफड़ों को चोट ना पहुँचे, इसके लिए कौन होती है? हमारी ये पसलियाँ कार्य करती हैं। आगे बात करते हैं दायां फेफड़ा। मान के चलो ये हमारे फेफड़े हो गए, ये हमारा दायां फेफड़ा हो गया, ये हमारा दायां फेफड़ा हो गया और ये हमारा हो गया बायां फेफड़ा। तो देखिए चित्र से आपको दिख रहा होगा कि जो दायां फेफड़ा होता है वह थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा लंबा दिख रहा होगा आपको, जबकि बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है लेकिन चौड़ा होता है। तो फेफड़ों में भी अंतर होता है, बराबर नहीं होते फेफड़े। जो दायां फेफड़ा होता है वह थोड़ा लंबा होता है, जबकि जो बायां फेफड़ा होता है वह थोड़ा छोटा होता है लेकिन थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो दायां फेफड़ा लंबा, बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा या चौड़ा होता है। आगे बात करते हैं, पुरुषों के फेफड़े महिलाओं के फेफड़ों से थोड़े बड़े होते हैं। अब फेफड़ों में अंतर कैसे है? माने कि चले पुरुष जो होते हैं वो भारी भरकम मतलब ज़्यादा वजनदार काम करते हैं, जिस कारण उनके लिए ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसके लिए वो सांस ज़्यादा ग्रहण करते हैं। सांस ज़्यादा ग्रहण करेंगे तो उनके फेफड़ों का जो आयतन होगा वो थोड़ा बड़ा होता है बजाय महिलाओं के, क्योंकि पुरुष ज़्यादा भरकम या ज़्यादा मांसपेशियों वाले ज़्यादा कार्य करते हैं, भारी जिनमें काम करने में ज़्यादा मेहनत होती है उन कामों को पुरुष करते हैं, जिस कारण उनके लिए अत्यधिक सांस की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण उनके फेफड़ों का जो आयतन होता है महिलाओं के फेफड़ों का आयतन की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। तो देखिए पुरुषों के फेफड़े महिलाओं से थोड़े बड़े होते हैं। अब बात करते हैं फेफड़े के भी बटे होते हैं, फेफड़े में भी लोब्स होते हैं। तो देखिए दायां फेफड़ा होता है ये वाला, ये 3 पालियों में 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जबकि 3 पालियों में कौन सा फेफड़ा? दायां फेफड़ा। जबकि बायां फेफड़ा जो है वो 2 पालियों में विभाजित रहता है, लोब्स में विभाजित रहता है। प्रत्येक फेफड़ा बाह्य आघातों से सुरक्षा हेतु प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरल झिल्ली, फेफड़ों के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसका नाम होता है प्लूरल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन का काम क्या है? फेफड़ों की सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि
बहुत सेंसिटिव पार्ट्स होता है मानव का। ये सेंसिटिव पार्ट इसलिए होता है, इसमें जरा सी भी खराबी आने पर श्वसन तंत्र गड़बड़ा जाएगा, और श्वसन तंत्र गड़बड़ाने पर मानव की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा निर्माण नहीं होगा, जिस कारण मानव की मृत्यु हो जाएगी। तो देखिए बाह्य आघातों से सुरक्षा फेफड़ों की कौन करता है? प्लूरल मेम्ब्रेन। ये फेफड़ों के ऊपर एक परत होती है। आगे बात करते हैं, फेफड़ों के नीचे डायाफ्राम पाया जाता है। जो हमारे ये फेफड़े होते हैं, इनके निचले भाग में यहाँ इस जगह पर पाया जाता है हमारा, इसे बोलते हैं हम डायाफ्राम। इस डायाफ्राम का काम क्या है? सबसे पहली बात तो यह है, डायाफ्राम जो है मांसपेशियों की बनी एक मांसल संरचना होती है और फेफड़ों के नीचे पाई जाती है। फेफड़ों के नीचे पाई जाती है तो क्या होता है? यह फेफड़ों के सिकुड़ने और फैलने में सहायता करता है। कौन? डायाफ्राम। तो देखिए डायाफ्राम होता है फेफड़ों के नीचे। डायाफ्राम मांसपेशियों से बना होता है और यह फैलने के सिकुड़ने फैलने यानी संकुचन और शिथिलन में सहायता कौन करता है? डायाफ्राम करता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये डायाफ्राम का आकार थोड़ा फ्लैट हो जाता है, यानी चिपटा हो जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये धनुषाकार हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। सांस लेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और जब सांस लेते हैं तो फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा तो ये थोड़ा नीचे दबेगा। तो फेफड़ों के सिकुड़ने और फैलने में सहायता कौन करता है? डायाफ्राम करता है। डायाफ्राम का इतना सही काम है। अब सबसे जो मुख्य बात, हम सांस ले रहे हैं, सांस हमारे अंदर जा रही है और सांस हमारे बाहर जा रही है, क्योंकि हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और CO2 गैस बाहर छोड़ते हैं। तो देखिए क्या होता है, मानव के श्वसन तंत्र में अंतरापरशुका पेशियाँ, कौन सी पेशियाँ? अंतरापरशुका पेशियाँ पाई जाती हैं, जिनमें जब इन पेशियों में क्या होता है? संकुचन शिथिलन होगा, जिस कारण हमारे गैसें जो है हमारे शरीर के अंदर और बाहर प्रवेश करती हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है? इन पेशियों में क्या होगा? संकुचन शिथिलन होगा। जब इनमें संकुचन होगा तो गैसें बाहर निकलेंगी, तो शिथिलन होगा तो गैसें अंदर जाएंगी। तो देखिए इसके अलावा एक होती है ऋणात्मक दाब प्रवणता। ऋणात्मक दाब प्रवणता क्या होती है? कि हमारे अंदर की जो वायु की जो प्रवणता है, दाब की प्रवणता है, और हमारे वातावरण के बाहर की दाब प्रवणता में अंतर आने पर, अंतर आ जाएगा तो गैसें अंदर जाएंगी, और इसी अंतर के कारण गैसें हमारे शरीर से बाहर निकलती हैं। तो एक तो कारण है कौन सा? अंतरापरशुका पेशियों में संकुचन शिथिलन, और दूसरा क्या है? ऋणात्मक दाब प्रवणता। तो देखिए मुख्यतः हमारे श्वसन तंत्र के यही अंग होते हैं, नासा, ग्रसनी और कंठ, इसके अलावा और ये हमारा फेफड़ा। आगे जो होता है वो फेफड़ों, मैंने आपको बताया था कि फेफड़े के अंदर जो श्वास नली जो प्रवेश करती है, ये आगे चल के कई पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसका 3 बार विभाजन होता है। ये 3 बार विभाजन होता है, पहले प्राथमिक श्वसनी, फिर द्वितीयक श्वसनी, फिर तृतीयक श्वसनी। आगे चल के ये ब्रोंकियल छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, और प्रत्येक नलिका के अंतिम सिरे पर, अंतिम सिरा आपको ये दिख रहा होगा, जिन्हें बोलते हैं क्या? वायु कूपिका। इन अंतिम सिरे को क्या बोलते हैं? वायु कूपिका बोलते हैं। इन वायु कूपिकाओं में ऐसा कहते हैं कि लगभग एक फेफड़े में 30 लाख वायु कूपिकाएँ पाई जाती हैं। एक फेफड़े में लगभग 30 लाख वायु कूपिकाएँ पाई जाती हैं। तो देखिए वायु कूपिका क्या होती है? जो हमारे गैसों का आदान प्रदान होता है वह इन वायु कूपिकाओं के माध्यम से होता है। तो देखिए वायु कूपिका क्या होती है? गैसों का आदान प्रदान वायु कूपिका से होता है। इसलिए वायु कूपिका को मानव श्वसन तंत्र की इंपॉर्टेंट लाइन है। मानव श्वसन तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है मानव श्वसन तंत्र की, वो क्या होती है? वायु कूपिका होती है। तो देखिए मित्रों, आज हमने आपको मानव श्वसन तंत्र के अंगों के बारे में पढ़ाया है। सबसे पहले हमने नासा पढ़ा था पिछली वीडियो में। अगर आपने हमारी वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, इसके बाद इस पार्ट 2 को देखिए। आगे हम इस श्वसन तंत्र में श्वसन के प्रकार पढ़ेंगे, अंतः श्वसन, बाह्य श्वसन, इसके अलावा एक होता है वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन होता है, कितनी ऊर्जा का निर्माण होता है, वो सब अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल जहाँ पे विभिन्न प्रकार की जीकेज की क्विज होती हैं, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। धन्यवाद।